Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 7, we were discussing about the Mughal Empire and we had completed reading about all the important kings, those who ruled over the great empire, mostly the great six of the Mughal or the early six of the Mughal. Okay? So we covered about the most important and the most prominent rulers of the Mughal Empire, like Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb. So today we will be discussing about the other features of the Mughal Empire, that is like the administration, revenue system and the many other aspects of the Mughal Empire. तो मुगल एम्पायर में हम लोग ने राजाओं के बारे में सब कुछ के बारे में पढ़ चुके हैं. तो आज जो है ये लास्ट वीडियो रहेगी ये चैप्टर की, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, the provincial administration by the Mughals. So now when we talk about the provincial administration, शासन, provincial, we all know the Mughal Empire was divided into various parts, like by Akbar ने किसमें किया था, सूबेज, सरकार्स, परगनास, महल्स, यस और नो. ठीक है, तो अब वो सूबेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी. तो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, शासन के लिए द मुगल एम्परर हैड डिवाइडेड द एम्पायर इनटू प्रोविंसेस और सूबेज. सबको पता है एक स्टेट के रूप में यू कैन से मुगल एम्परर ने अपने एम्पायर को बांट दिया था. सिंपल सी बात है. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए, मकसद के लिए मुगल एम्परर ने अपने एम्पायर को प्रोविंसेस या सूबेज में डिवाइड कर दिए थे. तो द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज द सूबेदार और सिपहसालार. तो जो हेड होते थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सूबेदार या सिपहसालार बोलते थे. ठीक है. His duties was to maintain peace and order in the province. तो उनका जिम्मेदारी क्या होता था कि वो अपने राज्य में, वो अपने स्टेट में शांति बनाए रखे एंड ऑर्डर, यानी कि यू कैन से व्यवस्था बनाए रखे. शांति, व्यवस्था, ये सारी चीज बनाने का जिम्मेदारी किसके पास होता था, सूबेदार या सिपहसालार, जो कि प्रोविंस का हेड होता था, एडमिनिस्ट्रेशन हेड, द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि ही वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंस, यानी कि शासन करने में सबसे ऊंचे पद में कौन होते थे, सूबेदार या सिपहसालार होते थे. ठीक है. उनका जिम्मेदारी क्या था, द ड्यूटीज वॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस. उसके बाद वो अपने कोर्ट, यानी कि आज की अदालत जैसे चीज रखना, और उसके साथ साथ एडमिनिस्टर फेयर एंड जस्टिस, एकदम खुला और साफ और न्याय, यानी कि सबको न्याय देने वाला जो होता है ना, एकदम जस्ट पर्सन, जो सबको न्याय देने वाला, एकदम ईमानदारी से, ऐसे उनको शासन करना था. और उनका एक और काम था, एंड टू एनकरेज एग्रीकल्चर, अपने देश में, अपने राज्य में खेती को बढ़ावा दे, ट्रेड, व्यापार एंड इंडस्ट्री, ये सारी चीज को बढ़ावा देने का काम किसका होता था, सूबेदार या सिपहसालार. दैट मीन्स सिंपली बोल सकते हो तो एक आज के दिन में जो सीएम होता है, वैसे ही ये सूबेदार या सिपहसालार भी थे, जो एक प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन हेड होते थे और वो ये सारे काम करते थे, जैसे अपने राज्य में शांति बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, कोर्ट कचहरी, लोगों को न्याय देना, ये सब करना उनका जिम्मेदारी होता था. और एग्रीकल्चर, व्यापार, ये सब चीज को भी बढ़ावा देने का अधिक काम किसका होता था, सूबेदार या सिपहसालार. द सूबेदार, अब सूबे से बना है सूबेदार. ओके. द सूबेदार वाज द सुप्रीम मिलिट्री कमांडर. तो अपने प्रोविंस, अपने एरिया, अपने राज्य का सबसे ऊंचा पद में जो मिलिट्री, आर्मी को कमांड देने वाले व्यक्ति भी कौन होते थे, सूबेदार ही होते थे. दैट मीन्स सूबेदार हैड द पावर टू कंट्रोल हिज मिलिट्री, या ही यूज्ड टू कमांड द मिलिट्री. ठीक है, आर्मी, सेना को. और वो ही हैड द पावर्स, उनके पास ये भी पावर होता था, टू पनिश डिसओबीडिएंट सबऑर्डिनेट्स,
उनके जो सहायक होते थे यदि उनका बात नहीं मानते थे उनको भी पनिश करने का पावर रखते थे। कौन? सूबेदार। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, सूबेदार अपने आर्मी का कमान भी संभालते थे, उस राज्य का या उस प्रोविंस का या उस सूबे का या उस स्टेट का, जो भी बोलो। तो ही हैड द पावर्स टू पनिश डिसओबीडिएंट सबऑर्डिनेट्स, यानी कि उनके सहायक या उनके नीचे काम करने वाले व्यक्ति जो भी थे यदि उनका बात नहीं मानते तो उनको पनिश भी करने का पावर्स यानी कि अधिकार उनके पास था। ठीक है, दैट वाज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होते थे, यानी कि राज अकबर ने बहुत सारे, या अकबर नहीं, मुगल एम्पायर ने बहुत सारे प्रोविंसेस बांट दिए थे, सब में एक एक सूबेदार रख दिए जाते थे। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम। तो रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू टैक्सेस है जिससे राजा का इकोनॉमी बढ़ेगा या एक एम्पायर, एक एम्परर इनकम करेगा और अपने देश का इकोनॉमी बढ़ाएगा। तो सबको पता है कि वैसे हमने अकबर के बारे में पढ़ते समय बोलना था लेकिन हमने इसको आखिरी में रखा था रेवेन्यू सिस्टम में। अकबर्स रेन, अकबर के दौर में राजा टोडरमल जो थे उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था जिसका नाम था दसाला सिस्टम और द बंदोबस्त सिस्टम। ड्यूरिंग अकबर्स रेन राजा टोडरमल हैड इंट्रोड्यूस्ड द दसाला सिस्टम और बंदोबस्त सिस्टम। अब ये दसाला सिस्टम और बंदोबस्त सिस्टम क्या था? बंदोबस्त कर देना, ठीक है। According to this system, all the land was measured and divided into 4 classes depending upon its fertility. यानी कि एक जमीन का फर्टिलिटी कितना, यानी कि एक जमीन कितना उपजाऊ है, उस जमीन से कितना फसल उग सकता है, उसके आधार पे क्या होते थे, जमीन को 4 क्लास में डिवाइड किए जाते थे, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि मुगल एम्पायर में 4 टाइप्स के लैंड पाए जाते हैं। हो सकता है नंबर 1 जो है कि मोस्ट फर्टाइल, उसके बाद सेकेंड फर्टाइल, उसके बाद ठीक ठाक फर्टाइल है, उसके बाद चौथा लगम चलेगा, यानी कि अब ये सबसे ज्यादा फसल देगा, उसके बाद ये देगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, दैट मीन्स सार अपने उपजाऊ यानी कि वो जमीन कितना फसल देता है या वो सोइल कितना फर्टाइल है या वो लैंड कितना फर्टाइल है, उसके आधार पे क्या किया जाता था, land was divided. The new land revenue policy was known as जब्त। ये the new land policy इसको क्या बोला जाता था, जब्त। ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो अब चलो, लेकिन अब रेवेन्यू कैसे लेते थे, यानी कि ये टैक्स जो एक लोग, एक किसान या एक पीजेंट, एक वर्कर, वो टैक्स कैसे देते थे। अकबर ने ये सिस्टम तो लगा दिए सारे लोग, लेकिन अब किसके आधार पे या कितने पैसा वो लोग कर के रूप में या टैक्स के रूप में वसूलते थे। The annual revenue was calculated on the basis of 10-year average of the yield and the prices of different crops. तो 10 सालों तक क्या किया जाता था बेटा, एक फसल, यानी कि the annual revenue was calculated on the basis of 10-year average of the yield. 10 साल में एक फसल या फसल कितने होते हैं या कितना उपजाऊ होते हैं, और 10 सालों तक मार्केट को पढ़ा जाता था और उसमें सारे सामानों की दाम जान के 10 साल का एक एवरेज के आधार पे एक रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। ठीक है, 10 साल तक मार्केट पड़ जाती थी और 10 साल में एक जगह से कितना खेती आ रहा है या कितना कल्टीवेशन हो रहा है या कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके आधार पे क्या किया जाता था, टैक्स फिक्स किया जाता, यानी कि 10 साल तक एक जगह को देखे, वहां से काफी बढ़िया से खेती हो रहा है तो उसके आधार पे उस जगह पे क्या लगता था, रेवेन्यू लगता था। और साथ ही साथ मार्केट का प्राइस भी देखते थे, और किसानों को बहुत कम गेहूं का दाम दे रहे हो और मार्केट में बहुत ज्यादा बेच रहे हो तो किसान नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए सारा चीज पढ़ के यानी कि सारा चीज देख के ही किया जाता था। ये था दसाला सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू कितना था, द लैंड रेवेन्यू वाज 1/3 ऑफ एवरेज यील्ड, यानी कि एक किसान अपने जितना भी खेती करता है उसमें से 1/3, 1/3 भाग, यानी कि 3 किलो में 1 किलो गेहूं अगर तुम उगा रहे हो तो वो टिस के रूप में जाता था, टैक्स के रूप में चला जाता था। ठीक है, ये था अकबर के टाइम पे, लेकिन अदर्स भी थे। लेकिन अब रेवेन्यू तो छोड़ दो, गवर्नमेंट गेव लोन्स ऑन पीजेंट्स। लगभग पूरे मुगल एम्पायर में लगभग इसी प्रकार से सिस्टम चला है एग्रीकल्चर का, यानी सारी रेवेन्यूज का लोगों से लेने का। The government gave loans to peasants affected by famines and drought, यानी कि जब भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आती है
जैसे कि फमाइन आई या भूखमरी आई, लोग मर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, तो ऐसे दौर में राजा ये क्या देते थे, किसानों को लोन्स देते थे। ठीक है, फमाइन यानी कि सूखी पड़ जाना, ड्राउट्स, सूखी पड़ जाना, भूखमरी आना, शॉर्टेज होना खाने का, ये सारे सब जब होते थे तब राजा क्या करते थे, पीजेंट्स को क्या देते थे, लोन्स देते थे। जैसे हम लोग ने पढ़ा था शाहजहां ने अपने टाइम पे फमाइन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया था। इट अंडरटुक सम मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो यू कैन से कि जो राजा थे मुगल एम्पायर में, वो अपने एरिया के एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ये सारे चीज का भी क्या करते थे, देखरेख करते थे। ऐसा नहीं था कि किसानों को बोल दिया खेती करो और टैक्स देना शुरू कर दो, ये नहीं। तो किसान को खेती करने के लिए, पानी के लिए नहर बनवाना, इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी देना, ये सारे चीज के लिए भी मतलब कुछ कदम उठाते थे या इंप्रूवमेंट के लिए करते थे। अब ये तो हो गया खेती के, तो सबको ही पता है कि जो इनकम था, रेवेन्यू का मेन सोर्स होता था बेटा एग्रीकल्चर। अब आज के जमाने में जैसा गाड़ी घोड़ा ट्रेन बसेस तो नहीं था, इंडस्ट्रीज बड़े बड़े नहीं थे, लेकिन अब उस समय में मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था राजा के लिए या एक एम्परर के लिए, वो होता था बेटा एग्रीकल्चर। ठीक है, द एग्रीकल्चर के अलावा अदर कौन से थे जिससे राजा को क्या मिलता, एक सोर्स ऑफ इनकम मिलता, जैसे कि रेवेन्यू का। द स्टेट्स वेयर ऑक्टोरी टैक्सेस एंड माइंस, सॉल्ट टैक्स भी लगते थे, स्टेट ट्रेडिंग्स लगते थे, प्रेजेंट्स जो राजा को मिलता था, ये सारे चीज एम्परर बाय हिज नोबल्स, फाइन्स, जो लोग झूठा मुट्ठा है, चोरी करे, डकैती करे, वो लोग के ऊपर फाइन्स लगाना या कल्प्रिट्स के ऊपर फाइन लगाना, इनकम फ्रॉम मिंटिंग कोइंस, ये सारे जगहों से भी उन लोगों का रेवेन्यू क्या होते थे, राजा का इकट्ठा होता था। इज दैट क्लियर? द अदर सोर्सेज ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये सब जगह थी जहां से राजा को एग्रीकल्चर के अलावा भी कहां से मिलता था, फाइन्स मिलता, जैसे कि नोबल्स के द्वारा उनको गिफ्ट मिला, फाइन्स लगा दिए चोरी डकैती लूटपाट करने वाले को। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग से भी वो लोगों को मिलते थे। इज दैट क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम था बेटा मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने एक सिस्टम लगाया था मनसबदारी सिस्टम, हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, पहले की वीडियो में पढ़ा था। मनसबदारी क्या था, रैंक के हिसाब से होता था कि ऊंचे रैंक से छोटे रैंक, हायरार्कियल, ये एक सिस्टम था जिसमें लोगों को क्या, मनसब को क्या मिलता था, एक जगह मिलता था जिसमें वो लोग क्या करते थे, राज करते थे, वहां से रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, ऐसे ही। ठीक है, तो अकबर reorganized the whole machinery of civil and military services on the new lines known as the mansabdari system। तो अकबर ने एक नया पॉलिसी अपनाया या एक नया सिस्टम लगाया नए, जिससे लोगों का मिलिट्री यानी कि आर्मी का सिस्टम या सिविल लोगों को देखने का सिस्टम, शासन करने का सिस्टम, एक नया रूप दे दिया जिसको हम लोग मनसबदारी सिस्टम बोलते हैं। The मनसबदारी ड्रू पे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, जितना मनसब का रैंक है उसके आधार पे उनको क्या मिलता था, सैलरी जैसा मिलता था, लेकिन उसके बदले में उनको क्या करना पड़ता था, फर्निश। तो सबको पता है कि मनसबदार को क्या मिलता था, एक जागीर मिलता था, एक जगह मिलता था, उस जगह से वो रेवेन्यूज जो भी वो कलेक्ट कर रहे हैं उससे वो लोग क्या करते, कुछ राजा को देते और कुछ अपने लिए रखते, और जब अपने लिए रखते हैं तो उसके साथ साथ वो और उनका, यानी कि उस जमीन पे राज तो कर रहे हो या उसका एरिया पे तुमको ऑटोनॉमी दिया है या पावर दिया है, इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा राजा के लिए। अब देखो, एक मनसबदार अपना सैलरी तो ले रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या कर रहा है, हैड टू फर्निश द नंबर ऑफ मेन इंडिकेटेड इन देयर ग्रेड्स व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो यानी कि उनके जिम्मे में जितने लोग दिए गए हैं, मेन दिए गए हैं, उसको फर्निश करना, यानी कि उसको सिखाना, मिलिट्री में है तो उसको सारे चीज सिखाना, जैसे कि मिलिट्री उनके अंडर में होता था, उनके जो मनसब, उनके जागीर में जितने भी लोग होते थे उनको ट्रेन करना, ये सारा चीज करना एक मनसबदार का होता था। और उनके ग्रेड, यानी कि उनका जो ग्रेड बोल रहे, उनका पोस्ट जो बोल रहे, उसके आधार पे उनके पास मेन्स होते थे, और जब बोला जाए तब करना पड़ता है इनको, यानी कि राजा को चाहिए आर्मी तो वो रेडी करके भेजना है। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि मैंने बोला कि मनसबदार जो होते थे बेटा,
क्या होते थे, एक पोस्ट होता था, एक क्या होता था, पोस्ट होता था, एक रैंक होता था। तो हाईएस्ट रैंक से लेके लोएस्ट रैंक तक होता था मनसबदार। लेकिन हाईएस्ट रैंक्स जो होते थे बेटा, द हाईएस्ट ग्रेड्स वेर रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। जो राजघर के लोग होते थे, यानी कि राजकुमार हो या राजा के दोस्त हो, ठीक है, जैसे कि मानसिंह वगैरह भी मनसबदारी किया है, यानी कि रॉयल फैमिली, ये सबको सबसे उत्तम दर्जे की मनसबदारी या मनसबदार का पोस्ट मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग इलाके पे अलग अलग लोगों को मिलता था, ठीक है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पोस्ट में राजघर के लोगों को मिलता था। मनसबदारी ट्रूप्स वेर रिक्रूटेड बाय दी मनसबदार himself and could be transferred by the emperor at his sweet will। तो देखो, मनसबदार अपना सोल्जर्स रखते थे, मनसबदारी ट्रूप्स बोलते थे उसको, वो अपना सोल्जर्स खुद से क्या कर सकते, रिक्रूट यानी कि दाखिला कर सकते। लेकिन अगर राजा चाहेगा कि मनसबदार या उस सोल्जर को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो वो राजा कर सकता था। लेकिन मनसबदार खुद अकेले अपने मर्जी से ही क्या कर सकते थे, सोल्जर्स का दाखिला करवा सकते थे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक बात सोचो कि जब मनसबदार के पास इतना पावर है, सब कुछ कर रहा है, अपना एरिया पे रूल कर पा रहा है और अपना सोल्जर्स बना पा रहा है, तो क्या राजा ने इसके कंट्रोल के लिए क्या कुछ नहीं किया? देखो, राजा ने देखा कि यदि मनसबदार के पास इतना पावर तो है, लेकिन यदि मनसबदार को थोड़ा हल्के में छोड़ देंगे तो हो सकता है कल के दिन में मनसबदारी पावरफुल होकर राजा के अगेंस्ट में जा सकता है। तो द किंग हाउएवर लेड डाउन जनरल रूल्स फॉर द रिक्रूटमेंट, मेंटेनेंस एंड पेमेंट्स ऑफ ट्रूप्स। लेकिन अब राजा ने क्या किया, राजा ने बहुत सारे जनरल रूल्स, नियम कानून बनाए थे, जिसके आधार पे आर्मी में दाखिला होगा या मनसबदारी ट्रूप्स में दाखिला होगा, उसका मेंटेनेंस करना, पेमेंट ऑफ ट्रूप्स, यानी कि ट्रूप्स को कैसे पे करना है, वो सारा राजा ने जनरल तरीके से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। राजा ने टू कीप चेक्स ऑन द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ मनसबदार्स, कि मनसबदार्स किसी भी गलत प्रकार के काम नहीं कर रहे हो जो राजा के अगेंस्ट में हो, ये सब देखने के लिए भी सारे सोल्जर्स का क्या रखते थे, डिस्क्रिप्टिव रोल्स, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड जैसा सारे सोल्जर्स का नाम वाम एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम अप टू डेट रखते थे राजा, ताकि सारे सोल्जर्स का नाम हो उनके पास, लिस्ट, ये सारा चीज उनके पास हो, इसीलिए, ठीक है। जो आखिरी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, द अग्रारियन रिलेशंस। सो नाउ व्हाट इज अग्रारियन रिलेशन, अग्रारियन रिलेशंस। सो राजा और खेती, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनके साथ क्या रिलेशन था, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि शासन सत्ता में जब मुगल आए थे तो राज्य में जो कुछ भी उबड़ खाबड़ वाली चीज हो रही थी, ऊंच नीच, कोई राजा आना फिर जाना फिर राजा आना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत सारे राजा चेंज हुए, तो उससे स्टेबिलिटी या स्थिरता जो देश का था वो दिक्कत में आया था। लेकिन जब मुगल आया तो मुगल के आने से मुगल के अंडर में देश में स्टेबिलिटी आया, जिससे क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर में, ट्रेड में एंड कॉमर्स में। तो सबको बताया, मैंने बोला है कि एग्रीकल्चर मेन सोर्स होता था उस समय इनकम का, तो एग्रीकल्चर ज्यादा होते थे, डोमिनेटेड द इकोनॉमी, इकोनॉमी में ज्यादा सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर अपने योगदान देते थे, जिसे विथ फूड ग्रेन्स एज इट्स प्रिंसिपल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर अपने हमारी उस समय मुगल एम्पायर की इकोनॉमी को डोमिनेट करते थे, जिसमें वहां पे फूड ग्रेन्स जो था वो लोग का एकदम मुख्य प्रोडक्ट्स थे जो वो लोग उगाते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देश से उस समय फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स वेर एक्सपोर्टेड, ये सारे चीज हमारे देश से बाहर भेजे जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, और बदले में नो फूड स्टॉप्स वेर इंपोर्टेड। हम लोग उतना बाहर से, अब देखो, इतना समृद्ध था इस समय साम्राज्य कि बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन यस, आवश्यकता किसको पड़ती थी, जैसे कि एफ्लुएंट क्लासेस, जो बड़े घर के लोग थे या राजा महाराजा के घर के लोग थे, वो लोगों को अगर कुछ खास चीजें चाहिए, जैसे कि एनिमल्स चाहिए, हीरे मोती जेवरात, ये सारे चीज वो लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो कहा जाता है इकोनॉमी में कि जहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट से हम लोग ज्यादा भेज रहे हैं बाहर लेकिन कम ले रहे, ये पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा ट्रेड माना जाता था। तो इससे यहाँ से पता चलता है कि हमारे
इस दौर में ट्रेड काफी पॉजिटिव था और लोगों को काफी अच्छा फायदे या इकोनॉमिक लेवल सारे लोगों की अच्छी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह था, ऑल्दो अ पीजेंट हैड टू पे नियरली हाफ ऑफ हिज प्रोड्यूस एज टैक्स। सबको पता है कि पीजेंट्स लगभग आधा हिस्सा जो वो लोग उगाते थे उतना किसको देना पड़ता था, टैक्स में देना पड़ता था। लेकिन उतना देने के बाद भी ही हैड इनफ टू ईट एंड मीट हिज सिंपल रिक्वायरमेंट्स। यस, भले ही पीजेंट्स को अपने टैक्स के रूप में आधा से ज्यादा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता, यस, लेकिन उनके लिए उतना बचता जिससे वो अपना बेसिक नीड्स क्या कर पाए, पूरा कर पाए। ठीक है, पीजेंट्स अपना लैंड खुद के लिए भी रख सकते थे, यानी कि एक पीजेंट अपने जमीन पे अधिकार रख सकता था तब तक जब तक वो लैंड रेवेन्यू देता। यानी कि अगर मैं एक किसान हूं तो मैं अपना लैंड रेवेन्यू टाइम टू टाइम चुका रहा हूं तो मैं या मेरे उस जमीन के ऊपर अधिकार रहता, मेरा उस जमीन के ऊपर अधिकार रहता। लेकिन एक जमीन मेरा होने के लिए मुझे सारा टैक्सेस पे करना पड़ता, यानी कि जमीन का लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता। यदि जमीन का रेवेन्यू हम पे कर रहे हैं तो वो जमीन भी रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो वहां पे एक क्लास था, खुदकस्त was the lands owned and tilled by the peasants. So खुदकस्त was the land owned by and tilled by the peasants and were more in numbers. तो खुदकस्त ऐसे peasants थे जिनके पास अपने जमीन होते थे, सारे चीज अपना, वो लोग खुद से खेती करते थे, सब कुछ अपने से ही करते थे। ठीक है, लेकिन उस समाज में ऐसे लोग भी थे जिनके पास जमीन नहीं थे, peasants without land were known as पाहिस। तो ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं था वो अपने से खेती नहीं करते थे, जमींदार के ऊपर या जमींदार के जमीन पे रह के काम करते थे, उनको क्या बोलते थे, पाहिस। लेकिन पाहिस से ज्यादा कौन थे, खुदकस्त थे। तो देयर was vast disparity between the luxurious lifestyle of the nobles होगा यहाँ पे, nobles and the zamindars and the abject poverty of the peasants, artisans and laborers who groaned under the burden of taxation। तो देख सकते हो, मैंने बोला कि टैक्स काफी हाई था, वो लोग को अपने आधा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा वो लोग को क्या देना पड़ता था, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो मुगल एम्पायर था उसमें वास्ट डिस्पैरिटी था। डिस्पैरिटी मतलब अंतर या डिफरेंस बोलते हो। एक आरामदायक आलीशान एक जीवन थी नोबल्स की, राजाओं की, एंड जमींदार की बहुत क्या था, आलीशान जीवन था। लेकिन उसके तुलना में देखा जाए तो हमारे जो किसान जो गरीबी में भरा था, आर्टिसंस जो अपना रोजी का रोटी कमा रहा था, लेबर्स वर्कर्स जो कर रहे थे, ये लोग का जीवन देख सकते हो कि वो लोग एकदम आलीशान जीवन जी रहे थे। लेकिन हमारे किसान, ये आर्टिसंस, लेबरर्स किसके बोझ से गुस्सा होते थे, टैक्स के बोझ से हमेशा गुस्सा करते थे। यानी मीन्स ये लोगों के ऊपर पूरे टैक्स का जिम्मा किसके ऊपर था, किसानों के ऊपर था, बल्कि जमींदार और नोबल्स अपना आरामदायक जीवन जीते थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेकिन अब देखो यहां पे लास्ट पॉइंट रहेंगे, ए कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ द जमींदार हैड द हेरिडेटरी राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द नंबर ऑफ विलेज। अब जमींदार जो थे बेटा ये हेरिडेटरी था, यानी कि आज मैं जमींदार हूं तो कल के दिन में मेरा बेटा भी क्या रहेंगे, जमींदार रहेंगे। ठीक है, तो उनको अधिकार दिया जाता था कि एक 4-5 गांवों से वो लोग क्या ले सकते थे, अपना जमींदारी टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। वो लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और जमींदारी मतलब, जमींदार मतलब क्या थे कि वो 3-4 विलेज में क्या करते थे, उनका अधिकार होता था जहां से वो लोग जहां से वो लोग क्या करते थे, रेवेन्यूज या टैक्स कलेक्ट करते थे। तो दिस वाज कॉल्ड तालुका और जमींदारी। ठीक है, जहां से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे उसको तालुका या जमींदारी बोलते थे। दे रिसीव्ड 1/4 शेयर ऑफ द रेवेन्यू, स्टिल दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड्स इन देयर जमींदारी। देखो, तो जैसे कि 5 विलेजेस से एक
जमींदार क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार उनको 5 गांवों में है, ठीक है। तो जितना वो रेवेन्यू लेते थे उसमें से 1/4, 1/4 भाग उसको सैलरी के रूप में मिलता था। लेकिन उसके बावजूद भी उस जमीन के ऊपर या उस जमीन का मालिक वो जमींदार नहीं होते थे, याद रखना। जमींदारी मतलब जमींदार जो थे उनको क्या मिलता था कि 1/4 जो था, वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे उसमें से 1/4 क्या था, वो सैलरी के रूप में ले जाते थे। लेकिन उस जमीन के ऊपर उनका अधिकार कभी नहीं होता था, यानी कि उस जमीन के ऊपर उनका अधिकार नहीं होता था। भले ही उस 5 विलेज से वो पैसा वसूल रहा है, उससे सैलरी भी ले रहा है, लेकिन वो जमीन पे उनका अधिकार नहीं होता या वो उनका जमीन नहीं होता, क्योंकि जमींदार के ऊपर भी लोग थे जैसे कि राजाज who dominate the large chunks of territories। राजा थे जो बहुत सारे एरिया को ऑक्युपाई करते थे और enjoyed internal autonomy। तो एक ही जगह पे उस एरिया में राजा क्या करते थे, अपना अधिकार जमाते थे, ठीक है। Thus it was a hierarchical and stratified society। तो यानी कि ये पोजीशन रैंक वाइज एकदम सीमित रूप से बनाया गया एक सोसाइटी था, ठीक है, मुगलों की। लेकिन जमींदार फॉर्म्ड न्यूमरस एंड पावरफुल क्लास। लेकिन जमींदार को फिर, जमींदार भले टैक्स उठा रहा है लेकिन उनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे। वो लोग पावरफुल क्लास थे क्योंकि वो लोग के पास अपना आर्मी होता था, ठीक है। जैसे आईनी अकबरी में लिखा है, अब्दुल फजल में, जमींदार के पास लाइक नंबर तो पता नहीं, दे यूज्ड टू गिव लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हॉर्स सवार्स, घोड़ा मतलब आर्मी, ठीक है, इन्फेंट्री रखते थे। सो इसीलिए जमींदार को अपने इक्वेशन से हटाना किसी भी राजा या सेंट्रल अथॉरिटी के लिए मतलब क्या है, एक दिक्कत वाली बात थी कि वो लोग सोच के भी चाह के भी ये लोग को हटा नहीं सकते थे। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर, ठीक है। सो हम लोग ने पढ़ा मनसबदारी सिस्टम, पहले पढ़ चुके थे, रेवेन्यू सिस्टम एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस was in the chapter. I hope you all understood, and in the next video we'll be starting a new chapter in civics. So till then, stay safe, stay healthy. Thank you.